मेरे देश के भाइयों और बहनों, मेरा ये वीडियो समर्पित है उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी मात्र एक फ्लैट को खरीदने के लिए, और फ्लैट तो नहीं मिला, जमा पूंजी भी फंस गई और साथ ही साथ बैंकों के भी कर्जदार हो गए। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, मैं संघर्ष कर रहा हूं उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी घर खरीदने के नाम पर लगा दी, और यदि पारिवारिक सदस्यों को भी मिला दिया जाए तो पीड़ित घर खरीदारों की संख्या करोड़ों में पहुंचेगी। ऐसे बिल्डर, वो कंपनियां जिन्होंने निवेशक के पैसे का दुरुपयोग किया, भयंकर तरीके से दुरुपयोग किया, सरकार को लूटा, बैंकों को लूटा या बैंकों से मिली भगत की, इसलिए मैं इन बिल्डर्स को डकैत ही कहूंगा। ये बिल्डर्स के मुख्य जो हैं देश में, कह लीजिए उत्तर प्रदेश में खास करके, तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जेपी एसोसिएट्स, जेपी इंफ्राटेक, सुपरटेक, आम्रपाली, एसोटेक, यूनिटेक, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉर्सन्स, महागुन, ओमेक्स, बीपीटीपी, फ्लोरा, 3C बिल्डर्स, सारे समग रियल्टीज, यूनिटेक, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्डिको, डीएलएफ, लोढ़ा, अंसल, और इधर आइए बॉम्बे में तो एक खास नाम है हीरानंदानी, और वैसे बॉम्बे में तो बहुत सारे हैं, इधर साउथ में भी हैं, एक लंबी लिस्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश संख्या 940/19 दिनांक 23/7/19 को द्वारा स्पष्ट कर दिया। ये एक्चुअली आदेश पारित किया गया था आम्रपाली बिल्डर और उसके ग्रुप की 50 से अधिक कंपनियों के खिलाफ, जिसमें कि आम्रपाली के एमडी मिस्टर अनिल शर्मा और उनके साथी लोग जेल में हैं, और इसके लिए मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। निर्णय में कहा गया कि बिल्डर बैंकों के कॉल्यूजन से, नोएडा अथॉरिटी के कॉल्यूजन से, शासन के कॉल्यूजन से, पुलिस के कॉल्यूजन से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉल्यूजन से आम्रपाली ग्रुप के 50 से अधिक कंपनी बनाकर, ये एक्चुअली जनरल बिल्डर्स की भी यही पोजीशन है, होम बायर का 50,000 करोड़ रुपया से अधिक लूटा, और ऐसा ही घोटाला, फर्जीवाड़ा देश के अधिकतर बिल्डर द्वारा मेरे देश के लाखों करोड़ों भाई बहनों के जीवन भर की जमा पूंजी हड़प ली, बैंकों का कर्जदार बना दिया। केंद्र और राज्य सरकारें सब जानते हुए भी खामोश हैं, क्योंकि ये बिल्डर नेताओं और मंत्रियों को, आईएएस, अदालतों को, आईपीएस करोड़ों की रिश्वत देते हैं, जिससे इनको जनता को लूटने का लाइसेंस मिल जाता है, और जनता कितना भी भटकती रहे, कितना भी हल्ला मचाती रहे, कितना भी संघर्ष करती रहे, इन बिल्डर्स का कुछ नहीं बिगड़ता। ये निर्णय वेबसाइट पर उपलब्ध है, और मेरे द्वारा कही गई आंशिक बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी निर्णय में डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट की
परिभाषा करते हुए देश के सभी नेता, मंत्री, आईएएस, आईआरएस को सख्त संदेश दिया कि उन्हें इस डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के तहत एक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और वो जनता के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इस देश की 130 से अधिक करोड़ की आबादी के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दुख की बात है कि नेताओं और मंत्रियों को डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित है, तब भी न तो अपने कर्तव्यों का आभास है और न जनता के संवैधानिक अधिकारों की चिंता है। 73 सालों से यही सब चल रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान रामकृष्ण महादेव पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा और तभी कुछ हो पाएगा। भाइयों और बहनों, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा कोई विशेष निजी स्वार्थ नहीं है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का। कुल लड़ाई पूरे देश भर की लड़ना चाहता हूं, काफी लोगों की लड़ भी रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारा देश के पीड़ित होम बायर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक जुनून के साथ इस लड़ाई को लड़े, जिसका नेतृत्व मैं करने को तैयार हूं। यह निश्चित है कि आप सबको फ्लैट मिलने से पहले या फ्लैट ना मिले तो रिफंड विद इंटरेस्ट मिलने से पहले मैं अजय टंडन आपको ये वचन देता हूं कि एक भी पैसा बतौर फीस या बतौर खर्चे मैं नहीं लूंगा। ये मेरा जुनून है, भले मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, जाऊंगा। हाँ, एक वकील भी हूं तो फीस लूंगा, लेकिन फ्लैट और रिफंड मिलने के बाद उसके लिए बड़ा स्पष्ट आपसे एक एमओयू बनाऊंगा और तो सब बातें एकदम स्पष्ट लिख दूंगा। इसलिए आप कोई भी दुविधा में ना रहें कि मेरा कोई लालच है विशेष। मेरा लालच सिर्फ इतना है कि मेरे देश के लुटे हुए लाखों करोड़ों भाई बहनों को के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं और उनके काम आ सकूं। अब मैं आता हूं, बिल्डर और बैंकों द्वारा मिलकर भोले भाले होम बायर्स को अपने जाल में फंसाया जाता है। होम बायर जितना भी उसने जोड़कर रखा होता है, बाकी पैसा बैंक से लेता है, बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए देता है। इस प्रकार होम बायर कर्जदार हो जाता है। यहाँ एक खास बात है कि बिल्डर की सारी जमीन और संपत्ति डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक के पास गिरवी होती है और होम बायर के पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। होम बायर बैंकों से पैसा लेने के बाद बिल्डर उस पैसे का प्रयोग अपने अन्य प्रोजेक्ट में करता है। वो घर नहीं बनाता है, अन्य जमीनें खरीदने के लिए करता है ताकि वो जमीनों पे मुनाफा कमा सके और अपने अन्य निजी लाभों के लिए करता है, निजी ऐशो आराम के लिए करता है। बिल्डर नाम का डकैत अपने ऐशो आराम में इस कदर डूब जाता है कि वो ना तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का भुगतान करता है, ना बैंकों का करता है और ना ही अपने प्रोजेक्ट के निर्माण में कोई रुचि लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो मैंने ऊपर निर्णय बताया है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। उपरोक्त आदेश के अनुसार बैंकों की और अथॉरिटीज की भूमिका बिल्डर के साथ अत्यंत संदिग्ध और आपराधिक होती है। इसका अंत होम बायर की बर्बादी है। बैंकों का दिवालियापन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के माध्यम से देश के धन को लूटा जाता है। होम बायर अपनी जीवन भर की कमाई को गंवा देता है, इसके साथ ही अपने जीवन के अनेक मूल्यवान वर्षों को बर्बाद कर देता है। मोटी किस्त देता है, जीवन भर किराए के मकान में रहता है, किराया देता है और इस तरह भारत के लाखों ही नहीं करोड़ों लोग नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर हैं। होम बायर के साथ हो रहे आपराधिक अत्याचार का मुख्य कारण देश का बेहद लचर कानून जैसे कि आईपीसी, बेहद भ्रष्ट पुलिस प्रशासन
जो आईपीसी को एकदम नपुंसक बना दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का स्पष्ट निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि सभी संज्ञेय अपराधों को, और ये बिल्डर के द्वारा जितने भी अपराध किए जा रहे हैं सब बहुत ही गंभीर संज्ञेय अपराध हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि अपराधों को बगैर जांच के मुकदमा दर्ज करने का कर्तव्य पुलिस का है और गिरफ्तारी करने का। इस मामले में कृपया देखें ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार संवैधानिक पीठ का 5 सदस्यीय पीठ का निर्णय है जिसमें वर्तमान के चीफ जस्टिस भी थे, और इस निर्णय का नंबर है 68/2008, दिनांक है 12/11/2013। 40 पन्ने का निर्णय सिर्फ इस बात पे है कि एफआईआर लिखने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका होगा, वो कानून को स्पष्ट करते हुए और सारे प्रदेश के सारे सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आखिरी पन्ने में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और वो शिकायत संज्ञेय अपराध की श्रेणी की शिकायत है तो उससे यहाँ तक कहा कि अगर मौके भी करता है तो आप तुरंत उसके एफआईआर दर्ज करें और उस अपराधी को गिरफ्तार करें। यहाँ तो आलम यह है कि मैं स्वयं कम से कम 25 कंप्लेंट जेपी, यूनिटेक और एसोटेक, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भेज चुका हूँ, जिसमें मेरे ही प्रयासों से आम्रपाली में आगे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हुई, यूनिटेक में भी गिरफ्तारी भी हुई और कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है इतना संघर्ष करना पड़ता है, जेपी में अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जेपी का मनोज गौड़ जो सबसे बड़ा डकैत है उस एरिया का, ये मुझे लगता है कि पुलिस को और सारे शासन को अच्छी मोटी रिश्वतें देता रहता है। इस देश में कानून की हालत क्या है, आईपीसी का मैंने बताया। रेरा कानून बनाया गया जो बेहद लचर और बगैर दांत का शेर निकला, कोई दम नहीं है। मेंबर्स रिश्वत लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। कंज्यूमर एक्ट बनाया गया, वहां की भी हालत है। बिल्डर रिश्वत देने की ताकत रखता है, वो मोटी रकम पहुंचाता है और जनता भटकती रहती है। एक इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया गया, बहुत जोर शोर से बनाया बीजेपी सरकार ने कि बड़े बेईमानदार है। एक नंबर का बेईमान एक्ट, बेईमान कार्यप्रणाली, और सारा देश का एनसीएलटी सिर्फ लूटने में लगा है। यह है आपकी बीजेपी सरकार। सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री ऑनेस्ट है, इस बात को मैं बारंबार कहता हूं। बाकी किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कौन क्या कर रहा है और किस तरह से खुद लूट रहा है या लूटते हुए लोगों को देख रहा है। अब इस एनसीएलटी में आईआरपी होते हैं, वो एक नंबर के रिश्वतखोर आरपी, करोड़ों की लाखों की कमाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। होम बायर बेचारा वकीलों के चक्कर लगाता रहता है, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वकीलों का भी आलम वही है। होम बायर हो या कोई हो, चक्कर लगाते रहो, फीस देते रहो, खर्चा देते रहो और घूमते रहो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब मैं आपका ध्यान संविधान की ओर लाना चाहता हूं। अब मुझे गर्व है कि मेरे देश का संविधान एक आदर्श और महान संविधान है, परंतु 137 करोड़ के देश में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो जीवन जी रहे हैं, बाकी तो जीवन किसी तरह काट रहे हैं। और ये संविधान के एग्जीक्यूटर्स की देन है। निर्माताओं ने तो महान काम किया, लेकिन जो आज की डेट में इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उन्होंने आम जनता को सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं दिया। ये लोग संघर्ष करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं और खत्म भी ऐसे ही करते हैं, और एक दिन खुद खत्म हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 पर दिलाना चाहता हूं, और उसकी खास बातें ये हैं।
आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law. Though the phraseology of Article 21 starts with the negative word, but the word no has been used in relation to word deprived. The object of fundamental right under Article 21 is to prevent encroachment upon personal liberty and deprivation of life, except according to procedure established by law. It clearly means that this fundamental right has been provided against state. If an act against the agreed person has been done in connivance of the state, then this article will apply with full force. The Supreme Court of India has also shown its dynamic and activist role in compensatory jurisprudence for the first time in Neelabati Bahera versus State of Odisha. Supreme Court held right to compensation is a fundamental right. भाइयों और बहनों, आपका सारा मामला रिफंड और कंपनसेशन का या फ्लैट का है। इसलिए मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आपका मैटर अदर कानून के अलावा संविधान के आर्टिकल 21 से पूरी तरह कवर्ड है और वो आपको पूरा संरक्षण प्रदान करता है, भले उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले कोई संरक्षण ना दे, लेकिन संविधान देश का आपको पूरा संरक्षण देता है। और इसके लिए आर्टिकल 21 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें अनेक जजमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूँ कि अनेक निर्णय हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक पीड़ितों का इससे भला भी किया है। जैसे कि मैंने बताया, हाल में ही आम्रपाली के लाखों पीड़ितों का कल्याण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से और आर्टिकल 21 का पूरी तरह से इस्तेमाल करके किया है। अब मैं अपने वीडियो के अंत पे आता हूं और एक सुझाव देता हूं। मेरा भारत के सभी लुटे हुए घर खरीदारों को सुझाव है कि वे सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आएं। एकता में भाइयों और बहनों बहुत शक्ति होती है। एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी का दर्द समझता है और अगर ठीक समझें तो आप सब मेरे प्लेटफॉर्म पर आए। मैंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, उसका नाम है ईमानदार भारतीय पार्टी। और ये शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय की, मेरे मन की आवाज है। आप सभी शपथ लेकर इसके सदस्य बने। मैं 40 वर्षों से पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से वकालत कर रहा हूं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपसे बगैर कोई एडवांस फीस या खर्चा लेकर के ये पूरी लड़ाई पूरे देश में लड़ना चाहता हूं, जो कि मुख्यतः भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और चारों तरफ से लड़ाई को करना चाहता हूं, चाहे वो NCLT के माध्यम से हो, चाहे वो हाई कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो शासन के माध्यम से हो, थानों के माध्यम से हो, या एक जन आंदोलन की तरह इसको करना चाहता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं आपसे, विश्वास दिलाता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सपनों का फ्लैट, और अगर फ्लैट ना मिल सके तो मैं 2% मासिक ब्याज के आपका रुपया वापस हो दिलवा कर ही दम लूंगा। और इन पापी बिल्डर, चाहे जितने बड़े बिल्डर हों, मनोज गौड़ जैसे, बॉम्बे में हीरा नंदानी जैसे, या इससे भी बड़े हों और बहुत बड़े हों, सीधे मंत्रियों से संबंध रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन सभी बिल्डर्स को, इनके कर्मचारियों के साथ, इनके परिवार के साथ
आजीवन जेल भिजवा के ही दम लूंगा और आजीवन वहां रखूंगा और इनकी सारी संपत्तियां अटैच कराऊंगा अंडर द लॉ गैंगस्टर एंड एंटी प्रिवेंशन एंटी सोशल प्रिवेंशन एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो यूपी का गैंगस्टर एक्ट है, इसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये जितने बिल्डर्स हैं ये सब गैंगस्टर हैं। इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो गुंडा है, क्योंकि जो गैंगस्टर की परिभाषा है वो पूरी इन पर लागू होती है और उसमें उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को राइट है कि वो ऐसी लूटी हुई पैसों से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को अटैच करे। इसलिए जेपी या अन्य कोई भी बिल्डर, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, जो नाम नहीं भी लिए, उनके डीएम के माध्यम से, शासन के माध्यम से इनके प्लॉट, इनके प्रॉपर्टी, इनके अपने घर, इनकी अपनी गाड़ियां सब के सब अटैच करानी है, इनको जेल भिजवाना है और इनको बिल्कुल भिखारी बना देना है। ऐसा मेरा जीवन का उद्देश्य है, मेरा प्रण है। और इसके पहले जब भी सब काम शुरू करूंगा तो एक एमओयू कर लूंगा, उसमें ये सब काम होने के बाद तब मैं एक उचित रीजनेबल आप लोगों से फी एक्सपेक्ट करूंगा। ऑब्वियसली मैं एक वकील भी हूं, लेकिन उसमें कोई दुविधा नहीं, कोई डाउट नहीं कि काम होने से पहले, फिर मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि एक भी पैसा बतौर खर्चा या बतौर फीस नहीं लूंगा, भले मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट फाइल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। ये मेरा आपको वादा है। एक बात। दूसरी बात कि जो भी कार्य होगा 100% ऑनेस्टी से, जुनून से और निष्ठा से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः विश्वास दिलाता हूं और आप लोगों को सुझाव के हिसाब से काम करने की सलाह देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।